हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 की कंप्यूटर में जो हमारा पहला चैप्टर था नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, उसकी दूसरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स आखिर होते क्या हैं? वो सभी डिवाइसेस जो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग को कंप्लीट करने में, नेटवर्किंग की मतलब क्रिएट करने में, किसी नेटवर्क को बनाने में, क्रिएट करने में, एस्टेब्लिश करने में या उस पर वर्क करने पे, काम करने में हेल्प करते हैं किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से। उन सब कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। मतलब इन शॉर्ट वो सभी डिवाइसेस जो नेटवर्किंग में हेल्प करते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। ठीक, तो आज हम लोग कुछ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो है, पहला है एनआईसी, दूसरा मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, रूटर, गेटवे और लास्ट ब्रिज। हम आज इन 8 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंपोनेंट एनआईसी के साथ। एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, कुछ ये इस तरीके का दिखता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है क्या आखिर में? इट एनेबल्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद नेटवर्क। ये काम क्या करता है? कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? जो सीपीयू होते हैं, जो पुराने सिस्टम होते हैं, पीसी होते हैं, जिन पे हम बैठ के काम करते हैं डेस्कटॉप पर, उन सीपीयूज में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच किया जाता है, लगाया जाता है अलग से। ठीक, क्यों? ताकि उस कंप्यूटर में हम नेट चला सकें, इंटरनेट चला सकें। ठीक है, यहाँ बात लैपटॉप की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कंप्यूटर की। जो एक टेबल वाला जो कंप्यूटर होता है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, पीसी। उसमें क्या होता है, अगर ये वो उस कंप्यूटर में या उस सीपीयू में ये एनआईसी नहीं लगा होता है तो उस कंप्यूटर पे इंटरनेट चल ही नहीं सकता किसी भी केस में। ठीक है, तो ये तो सिंपल रहा एनआईसी के बारे में कि एनआईसी होता क्या है और क्यों जरूरत पड़ती है। अब एक्चुअल में एनआईसी में क्या होता है? इस एनआईसी के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो चिप है, ये जो ग्रीन कलर की आप लोगों को चिप दिख रही है पूरे में ये, ठीक है, इसको बोलते हैं रोम चिप। इस रोम चिप पे क्या होता है? एक छोटी सी जगह पे मैक एड्रेस स्टोर होता है। ठीक, मैक एड्रेस स्टोर होने से क्या होता है? मैक एड्रेस स्टोर होने से ये जब भी किसी भी नेटवर्क से या किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो इंटरनेट से कनेक्ट होते वक्त हमें मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर सिस्टम के पास वो मैक एड्रेस नहीं होगा तो आप उस कंप्यूटर को या उस सिस्टम को या उस डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो बेसिकली किसी भी डिवाइस को, मेनली कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम एनआईसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर कुछ इस तरीके का दिखता है मॉडेम आप लोगों का। मॉडेम क्या करता है? ये डिजिटल सिग्नल को लेता है इनपुट के तौर पे और एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और ये कहाँ करता है? सेंडर्स एंड पे। मतलब जब सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, वो किसी भी सिग्नल को भेज रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को भेज रहा होता है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को मॉडेम पकड़ता है, उस इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को डिजिटल सिग्नल से उसको पहले एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक, फिर एनालॉग क्या करता है? एनालॉग सिग्नल सेंडर से लेके रिसीवर के पास जाता है, ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसमिट होने के बाद जब रिसीवर के पास वो एनालॉग सिग्नल जाता है, पहुंचता है, तो वहां पे जो डिमॉड्यूलेटर होता है, वो डिमॉड्यूलेटर क्या करता है? उस एनालॉग सिग्नल को फिर से कन्वर्ट करता है, किसमें? डिजिटल सिग्नल में। ठीक, ये सब किस एंड पे होता है? रिसीवर एंड पे। मतलब हमारे पास 2 एंड होते हैं, सेंडर्स और रिसीवर्स। सेंडर एंड पे क्या होता है? मान लो ये है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो इस एंड पे क्या होगा कि ये सेंडर और ये रिसीवर, इस एंड पे क्या होगा? डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हुआ, फिर ये इधर ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने के बाद जब ये इधर पहुंचा तो क्या करा इसने? एनालॉग जो मेरे पास सिग्नल आया है, रिसीवर के पास जो एनालॉग सिग्नल आया, उस सिग्नल को इसने डिजिटल में फिर से कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने पे वो इन्फॉर्मेशन वापस मिल गई। ठीक, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। एक एंड मॉड्यूलेट करता है तो दूसरा एंड उसको डिमॉड्यूलेट करता है। ठीक है, ये क्यों करा जाता है? ताकि हम कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर अभी आपने एनआईसी पढ़ाया कि बिना उसके कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होता, अभी मॉडर्न नई चीज आ गई। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि एनआईसी लगाने के बाद इंटरनेट कनेक्ट करने की ताकत आ जाती है उसके पास। समझ रहे हो? मतलब उसके पास इंटरनेट कनेक्ट करने की ताकत आ जाती है। लेकिन मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर जो मॉडेम होता है वो क्या करता है? वो बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट करता है, इंटरनेट को एक जगह से लाएगा, वो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट पहुंचाएगा, और वो किसके थ्रू पहुंचाएगा? एनआईसी के थ्रू। क्लियर है?
नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हब। हब क्या होता है? हब आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिखेगा। हब का काम होता है हमारा एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करना, ठीक है। और ये एक से ज्यादा नेटवर्क कंप्यूटर्स को कनेक्ट क्यों करता है? ताकि वो किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सके, फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। मान लो एक सिस्टम से एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में 8 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ठीक है। और उस 8 में से जो पहला कंप्यूटर है या दूसरा कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर क्या सोच रहा है कि मैं अपना डेटा इन 7 कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसमिट कर दूं, भेज दूं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा? हब के थ्रू। मतलब वो सारा डेटा क्या पहला कंप्यूटर किसके पास भेजेगा? हब के पास। और हब क्या करेगा? वो सारा डेटा पहले कंप्यूटर से लेकर 7 कंप्यूटर्स को अपने आप भेज देगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? तो इसका काम क्या होता है? यूज टू ट्रांसमिट और फॉरवर्ड द पैकेट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर से पैकेट्स लेना और बाकी सभी कंप्यूटर्स को पैकेट ट्रांसमिट करना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा स्विच। स्विच इस तरीके का होता है। स्विच भी आपका हब की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। थोड़ा बोल लो, ज्यादा बोल लो, बहुत ज्यादा बोल लो, जैसा आप लोग चाहो। इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट कैसे होता है? इसमें फायदा ये होता है कि हम जिस कंप्यूटर में भेजना चाहें उसी कंप्यूटर में डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो पहला कंप्यूटर, एक नेटवर्क के अंदर 8 कंप्यूटर कनेक्ट हैं। अब 8 में से पहला कंप्यूटर चाहता है कि मैं जो अपना डेटा भेजूं वो केवल और केवल 5वें और 7वें कंप्यूटर के पास जाए, बाकी किसी कंप्यूटर के पास ना जाए, ठीक। तो पहला कंप्यूटर क्या करेगा? जो डेटा भेजेगा इस स्विच के पास कि ये डेटा तुम्हें इतने 5 नंबर कंप्यूटर नंबर 5 और कंप्यूटर नंबर 7 को ट्रांसमिट करना है, तो उस डेटा में 5वें कंप्यूटर और 7वें कंप्यूटर की क्या करेगा? एड्रेस लिख देगा, उस डेस्टिनेशन का एड्रेस लिख देगा। उस एड्रेस को क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन एड्रेस। तो उससे क्या होता है कि वो 5वें और 7वें एड्रेस वाले कंप्यूटर के पास ही पहुंचेगा वो डेटा, ठीक है। सेंड्स द इनकमिंग डेटा टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ओनली। अब इसका अगर मैं बहुत सिंपल एक एग्जांपल लूं, ठीक, तो अगर एग्जांपल लिया, हाँ, एक स्कूल में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एसकेडी पब्लिक स्कूल में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो एग्जाम कंडक्ट होने वाले दिन जब सुबह एग्जाम पेपर्स आते हैं, क्लास रूम्स में एग्जाम पेपर आते हैं, तो कैसे आते हैं? एक दिन क्या हुआ, सारे के सारे बंडल, 10 रूम्स के बंडल एक साथ आए और जो लेके आने वाला है वो एक एक करके रूम में लेके जा रहा है। मतलब समझ लो, सारे बंडल उठाया, पहले रूम नंबर 1 में घुसा, रूम नंबर 1 ने अपना बंडल उठाया, बाकी छोड़ दिया, ठीक है। और रूम नंबर 2 में गया, रूम नंबर 2 में क्या करा? उसने अपना बंडल उठाया, छोड़ दिया। रूम नंबर 3 में गया, उसने अपना बंडल उठाया, छोड़ दिया। और रूम नंबर 4, 5, 7, 6 को छोड़कर वो रूम नंबर 7 में चला गया। रूम नंबर 7 ने क्या करा? अपना बंडल ढूंढा, अपना बंडल निकाला, बाकी छोड़ दिए। ये काम कौन करता है? ये काम हब के थ्रू होता है। मतलब उसने वो सारा का सारा डेटा सभी कंप्यूटर्स को इक्वली भेज दिया, ठीक। अब वो कंप्यूटर्स क्या करेंगे? जो डेटा उनके काम का होगा उसको तो रख लेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। समझ रहे हो? जो डेटा उन कंप्यूटर्स के काम का होगा उसको रख लेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। और यहीं अगर हब की जगह स्विच यूज हो रहा होता तो क्या होता? जो टीचर है या जो भी स्टाफ है जो लेकर आ रहा है एग्जाम पेपर्स को रूम वाइज, तो वो क्या करेगा? एक पहली फाइल उठाई, देखा रूम नंबर 1, अच्छा, तो वही फाइल उठाई और रूम नंबर 1 में लेके गया। मतलब उसको 10 फाइल को कैरी करने की जरूरत नहीं, केवल एक फाइल उठाई, रूम नंबर 1 में उठा दे दी। अब रूम नंबर 1 के बाद 2 आया तो रूम नंबर 2 की फाइल उठाई, दे दी। अब देखा रूम नंबर 2 के बगल में रूम नंबर 7 है, तो रूम नंबर 3, 4, 5, 6 की फाइल छोड़कर रूम नंबर 7 की फाइल निकाली, उसी डेस्टिनेशन की फाइल, और डेटा निकाला और उस डेस्टिनेशन एड्रेस पर डेटा दे दिया। ये काम कौन करता है? स्विच। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा रिपीटर। रिपीटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि हर जगह रिपीटर लगाया जाता है। कैसे, वो भी अभी बताऊंगा एक अच्छा एग्जांपल लेकर। रिपीटर इस तरीके का दिखता है कुछ कुछ। रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल को एक्सेप्ट करना, फिर उसको रीजनरेट करना और फिर से रिपीट करके ट्रांसमिट कर देना आगे, ठीक है। ये काम क्यों करता है? ये इसका काम इस तरीके से होता है कि जैसे कहीं से सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को पकड़ा, उस पर रीजनरेट किया, मतलब अगर उसमें कुछ डेटा लॉस हो गया तो डेटा उसको सही करा, रिकवर किया, ठीक ठाक उसको करा, है ना, और उसको वापस से रिपीट कर दिया, मतलब उस सिग्नल को वापस से आगे भेज दिया।
ये हम क्यों करते हैं? ये हम तब करते हैं जब हमको लंबे डिस्टेंस पर कोई एक सिग्नल भेजना होता है और सेम स्ट्रेंथ के साथ, समझ रहे हो, सेम स्ट्रेंथ के साथ हमें लंबे डिस्टेंस को कवर करना होता है, तब हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो टावर्स लगते हैं, टावर्स किसी भी कंपनी के हों, मतलब किसी भी मोबाइल सिम के हों, आइडिया के, एयरटेल के, जियो के, वोडाफोन के, जो टावर्स होते हैं उन टावर्स में क्या लगाता होता है? रिपीटर्स, रिपीटर लगा होता है। रिपीटर लगे होने से क्या होता है, एक टावर से दूसरे टावर तक जो इंफॉर्मेशन जाती है, सिग्नल जाते हैं, अगर वो बीच में कहीं वीक हो रहे हैं तो वो बीच में जो टावर आ रहा है वो क्या करेगा, उन सिग्नल को पकड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको अच्छे से तोड़ मरोड़ के, मतलब अच्छे से और सजा दजा के रीजनरेट करेगा। रीजनरेट करने के बाद आगे रिपीट कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। इससे क्या होगा, वही एक सिग्नल जो पहले से चला आ रहा है वो आगे लंबे समय तक चलता रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलता रहेगा और उसी सेम स्ट्रेंथ के साथ। क्लियर? ये तो रहा रिपीटर। अब रिपीटर के बाद आता है रूटर। रूटर कुछ ऐसा दिखता है। रूटर हमारा सिंगल स्टैंड का भी होता है, मतलब एक नेटवर्क का, एक डंडी का, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है। हाँ, तो जो रूटर होता है वो हमारा 3 से 4 का भी होता है। ठीक है, अब रूटर में क्या होता है, यूज टू कनेक्ट 2 डिफरेंट नेटवर्क्स। रूटर का काम होता है 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। अब वो नेटवर्क चाहे दोनों नेटवर्क लैन हो, या फिर लैन और वैन हो, या फिर लैन और वो वैन और वैन हो, वो रूटर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब वैन और वैन को कनेक्ट करने के लिए रूटर से बड़े बड़े और बहुत ज्यादा रूटर्स लगाए जाते हैं एक साथ। क्लियर है? अब जो अगला है आपका वो है कंट्रोल्स द ट्रैफिक एंड कीप्स द नेटवर्क एफिशिएंट। इसका काम क्या होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना और नेटवर्क को एफिशिएंट बनाना। ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करता है, मान लो एक रूटर से मेरी 5 डिवाइस कनेक्ट हैं, ठीक है, 2 मेरे लैपटॉप कनेक्ट है, एक मेरा कंप्यूटर कनेक्ट है, एक मेरा फोन और एक मेरे भाई का फोन कनेक्ट है। अब मैं अपने लैपटॉप पे कुछ डाउनलोडिंग कर रहा हूँ और बाकी जो डिवाइस हैं उन पे डाउनलोडिंग नहीं चल रही, उन पे केवल इंटरनेट चल रहा है, किसी पे नहीं भी चल रहा है, तो क्या करेगा, उन सबसे थोड़ी थोड़ी स्पीड लेकर वो सारी स्पीड किसको देगा, मुझको। ठीक, मुझको देने से क्या होगा, मेरे पास जो ट्रैफिक लगा हुआ डेटा का, डाउनलोडिंग का, वो ट्रैफिक हट जाएगा। या फिर मान लो मेरे पास कुछ वो है, मेरे पास इंटरनेट आ रहा है और मैं चाहता हूं कि वो इंटरनेट केवल 10 लोगों को मिले और पहले 10 लोगों को मिले। ठीक, जो पहले स्टार्टिंग में 10 लोग आ गए हैं केवल उन्हीं को मिले। तो क्या होगा, जो 10 लोग आ रहे हैं, समझ लो, जो 10 लोग आ रहे हैं उन्हीं को मिलेगा केवल। जो अगर मान लो 15 की भीड़ आ रही है और जो स्टार्टिंग में 10 लोग एंटर हो गए, कनेक्ट हो गए, तो उन्हीं के पास रहेगा, बाकी का ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, उसको क्लोज कर देगा। इससे क्या होता है, चूजेस बेस्ट रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। अब जब नेटवर्क में ट्रैफिक कम हो गया, नेटवर्क हमारा एफिशिएंट हो गया, डेटा अच्छे से चलने लगा, इंटरनेट अच्छे से चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, और जब ट्रैफिक ही कम है तो अच्छे से अच्छा रूट, अच्छे से अच्छा रास्ता चुनेगा डेटा ट्रांसमिशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाने के लिए अच्छे से अच्छा रास्ता चुनेगा, रूट, इसीलिए इसका नाम दिया गया रूटर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा गेटवे। गेटवे इस तरीके का दिखता है। गेटवे का काम है, गेटवे का काम नाम से ही क्लियर है, गेट और वे मतलब दरवाजे के थ्रू रास्ता देना। ठीक है, एक्ट्स एज ए एंट्रेंस गेट फॉर अदर नेटवर्क्स। एंट्रेंस गेट का काम करता है, मतलब जिस गेट से हम अंदर घुसते हैं उस गेट का काम करता है, प्रवेश द्वार का काम करता है दूसरे नेटवर्क्स के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी एक नेटवर्क पे काम कर रहा हूँ और कहीं और का कोई नेटवर्क मेरे से कनेक्ट होना चाहता है, या कोई मतलब मेरा दोस्त है वो अपने नेटवर्क के साथ मेरे से कनेक्ट होना चाहता है, तो गेटवे एंट्रेंस गेट की तरह काम करेगा। ठीक है, जब तक मैं उसको परमिशन नहीं दूंगा गेटवे को कि हाँ ठीक है उसको आने दो, वो गेटवे एंट्री नहीं देगा। क्लियर? हेल्प्स इन वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज में कैसे कैसे हेल्प करता है, ईमेल में, ईमेल को सेंड करने में, ईमेल को रिसीव करने में, ब्राउज करने में, शॉपिंग में। ठीक है, ब्राउजिंग में का कैसे इस्तेमाल होता है, अगर मैं कोई फाइल सर्च कर रहा हूँ, कोई डेटा सर्च कर रहा हूँ गूगल पर, और अगर गेटवे ना लगा हो तो क्या होगा, कोई भी उस डेटा को आएगा उसको चेंज कर जाएगा। मान लो मैंने ढूंढा बेस्ट स्कूल इन हाथरस, तो किसी और ने क्या करा, गेटवे नहीं लगाया अपने नेटवर्क, गेटवे नहीं अगर नहीं लगा तो वो अपने नेटवर्क के साथ आया, उसने क्या कर दिया, हाथरस की जगह पे आगरा कर दिया, बेस्ट स्कूल इन आगरा। उसके बेस्ट स्कूल इन आगरा करने से क्या हुआ, मेरा तो काम खराब हो गया ना, मैं तो हाथरस में ढूंढ रहा हूँ, मिल कहाँ पे रहा है, आगरा में। इसलिए इन सब में इस्तेमाल होता है। वर्क्स एज मैसेंजर एजेंट एंड ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, नोन एज पैकेट कन्वर्टर।
मैसेंजर का काम भी करता है। कैसे? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पैकेट कन्वर्टर। ठीक है। और जो लास्ट है आपका वो है ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल। जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है। ये क्या काम करता है इसका? ब्रिज की जो अगर शॉर्ट फॉर्म देखी जाए, मतलब ब्रिज की एक्चुअल डेफिनेशन, तो वो क्या है? रिपीटर प्लस फिल्टर फंक्शन। मतलब रिपीटर में हम फिल्टर की फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? ब्रिज। ठीक है। अब ब्रिज का काम क्या होता है? यूज टू इंटरकनेक्ट टू लेन्स वर्किंग ऑन सेम प्रोटोकॉल। दो लेंस को, मतलब दो लेन को कनेक्ट करना, इंटरकनेक्ट करना, अगर वो दोनों लेन एक ही प्रोटोकॉल पर, एक ही नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तब। और अगर अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो उनको वो कनेक्ट नहीं करेगा किसी भी केस में। क्यों? क्योंकि उसको गेटवे या रिपीटर, रूटर, जितनी भी चीजें हैं वो सब कहीं ना कहीं रोक देंगी। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप के जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे तो ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दीजिए, क्वेरी डाल दीजिए, या फिर मेरे उसमें पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप मुझको मैसेज कर दीजिए, मैं उस पर आप लोगों को रिप्लाई करके समझा दूंगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।